सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। सभी साथियों का स्टडी पॉइंट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गति, जिससे कि परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को नष्ट न करते हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु को कहते हैं। कह रहे हैं किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु को कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु की केवल दो ही अवस्थाएं होती है। एक होता है विराम की अवस्था और दूसरा होता है गति की अवस्था। ठीक है, अब कर यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो तो उस वस्तु को विराम की अवस्था में कहते हैं, और यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उस वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो यानी परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु को गति की अवस्था में कहेंगे। तो विकल्प देखिए, कह रहा है कि पहला विराम की अवस्था में, मूल अवस्था में, गति की अवस्था में। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, वस्तु गति की अवस्था में कही जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सबको पता होना चाहिए। ये रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, यानी किसी पिंड के वेग को समरूप कब कहेंगे। ठीक है, विकल्प है वेग का मान सिर्फ नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ये आपका विकल्प नंबर सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी से हो जाएगा किसी पिंड का। ठीक है, वेग समरूप कब कहेंगे? जब उस पिंड का वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ठीक है, विकल्प नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चाल, दूरी और समय में सही संबंध है। कह रहे हैं कि चाल, दूरी और समय में क्या, तो ये संबंध होता है चाल बराबर दूरी बटे समय का। ये पहला विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के समय दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? तो वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, ये आपका त्वरण होता है। त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, त्वरण को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है तो हो जाएगा ए इक्वल टू वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय आपका, या ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि न्यूटन के गति विषयक किस नियम को गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति विषयक किस नियम को गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम कहा जाता है? आइए, विकल्प दे रहा है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, उपरोक्तों से कहीं नहीं। तो साथियों, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम ये कहता है यदि वस्तु कोई विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सही हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम को गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा। चलिए निकाल देते हैं। कहते हैं कि 5 किग्रा यानी कि जो द्रव्यमान दिया है m मास इक्वल टू 5 किग्रा दे दिया है। कह रहे कि 40 न्यूटन का बल यानी कि F इक्वल टू दे दिया है 40 न्यूटन। ठीक है, तो एक सूत्र होता है F इक्वल टू ms है, यानी कि बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ से निकाल देंगे तो हो जाएगा कि A इक्वल टू F बाई m। यह F का मान दे दिया है आपका 40 और बटे m का मान दिया है 5,
5 से कटाएंगे 8 बार में कट जाएगा, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। त्वरण पूछ रहा है कि कोई वस्तु है और वो जो है एक समान गति से गति कर रही है, तो उसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, परिवर्तनशील होगा कि शून्य होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्वरण कब उत्पन्न होता है, तो त्वरण जब भी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, या कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है तभी त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि जो वस्तु की गति है वो एक समान है, एक समान है अर्थात वस्तु का वेग जो है सेम है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे त्वरण नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आपका शून्य त्वरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम समीकरण क्या है। ठीक है, तो न्यूटन ने सरल रेखा, यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो 3 समीकरण दिए थे, वही प्रथम पहला समीकरण है v = u + at, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है s = ut + ½ at², तीसरा होता है v² = u² + 2s, और एक चौथा होता है कि Sn = u + ½ है 2n - 1। यहाँ v = आपका अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग, u जो होता है वो प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है, s जो होता है दूरी होता है। ठीक है, a जो होता है वो त्वरण होता है। ठीक है, और Sn जो है ये विशेष सेकंड में, ठीक है, किसी विशेष समय में या विशेष सेकंड में, ठीक है, निकाली गई दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी वस्तु को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाए। ठीक है, किसी वस्तु को क्षैतिज से, मान के चलिए क्षैतिज हो गया, तो यही पूछ रहा है कि इसको कितने एंगल से, मान के चलिए थीटा एंगल से फेंका जाए तो वस्तु मैक्सिमम ऊंचाई पर चली जाएगी, यही पूछ रहा है। तो ये थीटा होता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि F × कह रहा है डेल्टा t, इसको कहा जाता है आवेग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए कार्य करता है तो बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। ठीक है, ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अभिकेंद्री बल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है F = mv² होता है। ठीक है, F = mv² होता है। ये होता है F = g m1 m2/r²। ये होता है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, ठीक है, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। ठीक है, ये m1 m2 दो अलग अलग पिंड है, उनके बीच की दूरी r है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो उसका सूत्र होता है F = g m1 m2/r²। ठीक है, ये कैपिटल ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है F = m है, ये होता है बल, बल = होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में बल आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि बल आघूर्ण क्या है। तो ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इस पे मान के चले कि F बल लगाया जा रहा है, तो F बल लगाने से ये वस्तु जो है इस अक्ष या बिंदु के परितः चारों तरफ ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो यही जो प्रवृत्ति होती है घुमाने के पिंड का, इसी को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर बल लगा करके और उस वस्तु को किसी बिंदु या अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसको टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। ये टाउ = होता है बल इंटू ये अक्ष और इसकी बल, जो बल है उसके क्रिया रेखा के बीच की दूरी, यानी इसको d से प्रदर्शित करेंगे तो टाउ = F × d हो जाएगा। ठीक है, मात्रक निकालेंगे तो F बल है, बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन, और d आपका डिस्टेंस है
तो मीटर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा विकल्प से। ये एक सदिश राशि होती है, एक ऐसी राशि है बल लागू एक सदिश राशि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। किस वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप होता है और एक थर्ड टाइप होता है। तो फर्स्ट टाइप का जो है प्रथम वर्ग का उत्तोलक जो होता है उसका यांत्रिक लाभ जो होता है 1 भी हो सकता है, ठीक है। 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द्वितीय वर्ग का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ जो होता है 1 से सदा अधिक होता है, ठीक है। और तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो इस तरह से आपका विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है। पूछ रहा है कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है। चलिए देखते हैं। देखिए हम पढ़े कि 3 वर्ग के उत्तोलक है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सॉरी ये आपका सेकंड टाइप और एक थर्ड टाइप, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस वर्ग का उत्तोलक है। तो देखिए यहाँ 3 प्रकार के उत्तोलक है, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, ठीक है। उत्तोलक देखिए, उत्तोलक एक ऐसी सीधी अथवा मुड़ी हुई छड़ होती है, ठीक है, जिसके द्वारा कम आयास लगा करके या कम बल लगा करके अधिक बोझ अथवा भार को उठाया जा सकता है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट होता है, 3 बिंदु होता है, ठीक है। एक अलंब होता है जिसको फलक्रम कहते हैं, एक अलंब होता है, ठीक है। एक भार होता है, ठीक है, जिसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और एक आयास जिसको बल कहते हैं, यह आयास इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। 3 बिंदु होते हैं एफ डब्ल्यू पी, ठीक है। तो अब देखिए ये पूछ रहा है कि किस वर्ग का उत्तोलक है कैंची जो है। तो जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है, ठीक है, उसमें बीच में अलंब होता है, ठीक। दूसरे वर्ग के उत्तोलक में जो है भार बीच में होता है और किनारे किनारे अलंब और आयास होते हैं। और तृतीय वर्ग का जो उत्तोलक होता है उसमें आयास, ठीक है, आयास या आप कह सकते हैं कि बल ये बीच में होता है और अलंब और भार किनारे किनारे होते हैं, ठीक है। तो कैंची होता है, जैसे ये आपका ऐसे कैंची है, ठीक है, तो ये आपका बीच में अलंब होता है, ठीक है। तो कैंची जो है प्रथम वर्ग का उत्तोलक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में अस्थायी संतुलन के लिए कौन कौन सी शर्तें सही है। कह रहा है कि कौन कौन सी शर्तें ऐसी हैं जो अस्थायी संतुलन के लिए होनी चाहिए। तो पहला कह रहा है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए, सही है। दूसरा कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए, यह भी सही है, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों सही, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में चाल का मात्रक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी का जब मात्रक निकालेंगे चाल का, तो दूरी का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो आधे चक्कर के पश्चात उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए मान के चलिए कि आपका वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और इसी पे कोई वस्तु मान के चले कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलते चलते आकर के कह रहा है कि आधे चक्कर जब चला तो उसके पश्चात उसका विस्थापन कितना हो गया। तो ये मान के चलिए बिंदु ये है और यहाँ बिंदु भी है, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु के, ठीक है, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, बिंदु ए से ऐसे चलते चलते, ठीक है, बी तक पहुँचा, तो प्रारंभिक बिंदु जो है ए हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट एफ ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए इसे मिला देंगे, ठीक है। तो यह जो विस्थापन हो जाएगा वो आपके व्यास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका विकल्प कह रहा है कि वृत्त के परिधि के बराबर, ये नहीं होगा। वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ये भी नहीं होगा। वृत्त के व्यास का दोगुना, भी नहीं, वृत्त के व्यास के बराबर, ये विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसी झूले की गति होती है, झूले की गति होती है, क्या गति होती है भाई, वृत्तीय गति है, सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, ठीक है। तो झूले की जो गति होती है वो आपका दोलन गति होती है, ठीक है। दोलन गति क्या है, तो
जैसे हम लोग देखे होंगे किसी घड़ी का पेंडुलम, ठीक है। ये जो पेंडुलम आपका होता है, ठीक है, ये एक निश्चित बिंदु के, ठीक है, दोनों तरफ आपका गति करता है, ठीक है। तो दोलन गति क्या है कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं, ठीक है। तो जो झूले की गति होती है वो आपकी दोलन गति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि न्यूटन के गति विषय कौन से नियम द्वारा बल की परिभाषा मिलती है। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि न्यूटन के गति विषय प्रथम नियम द्वारा बल की परिभाषा, ठीक है, बल की परिभाषा मिलती है प्रथम नियम से। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बल का सूत्र कौन से नियम द्वारा मिलता है, तो ये मिलता है आपके द्वितीय नियम से, F इक्वल टू जो ma होता है, ठीक है, सॉरी इसको F इक्वल टू ma जो होता है ये आपका सेकंड नियम से मिलता है, ठीक है। तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन का नियम होता है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी वस्तु में मंदन त्वरण उत्पन्न होता है जब, यानी किसी वस्तु में मंदन त्वरण कब उत्पन्न होता है। देखिए विकल्प है आपका पास कि वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, दूसरा कह रहा है कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो, तीसरा कह रहा है कि वस्तु का वेग घट रहा हो, चौथा कह रहा है कि मंदन त्वरण होता ही नहीं, होता है भैया, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए वस्तु का वेग जब भी बढ़ेगा, ठीक है, तो वहाँ जो त्वरण उत्पन्न होगा वहाँ हमेशा धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब वस्तु का वेग एक समान से चाल से गतिमान हो, ठीक है, यानी कि जब वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो वहाँ त्वरण होगा नहीं, यहाँ वहाँ क्या होगा, त्वरण शून्य होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण जीरो होगा, ठीक है। तो देखिए मंदन कहाँ उत्पन्न होता है, जब भी वस्तु का वेग घटता है, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही है, जब भी वस्तु का वेग घटता है यानी कि वहाँ पे आपका मंदन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान होता है, ठीक है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन डिस्कशन किए थे कि इसका जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁵, ये 5 दे रहे हैं ना, ये आपका गलत है, बी भी गलत है, ये भी आपका गलत है, इसमें विकल्प जो है गलत दे दिया है। इसका जो मान होता है कैपिटल जी का 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें सब सारे विकल्प जो है गलत है, तो आप इसको मान याद रखिएगा, ठीक है। ये विकल्प ले लीजिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1 किलोग्राम वस्तु का भार होता है, वस्तु का भार पूछ रहा है, ठीक है, भार पूछ रहा है, भार या बल एक ही चीज़ होता है, ठीक है, W को भार से या बल एक ही चीज़ होता है, और इसको इसका सूत्र होता है F इक्वल टू mg, ठीक है, या W इक्वल टू mg। या कह रहे कि 1 किलोग्राम वस्तु का भार, यानी कि द्रव्यमान आपका दे दिया है 1 किलोग्राम, ठीक है, और जी का जो मान होता है हम लोग जानते हैं कि 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे W इक्वल टू m का मान 1 दिया है और g का मान 9.81, यानी कि 9.81 ये क्या हो जाए, भार है ना, तो इसका मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 9.8 न्यूटन हो जाएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहे हैं कि 2 किग्रा द्रव्यमान वाले पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण नहीं है, ये त्वरण है आपका त्वरण कितना होगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दे दिया है 2 किग्रा द्रव्यमान, अर्थात m का मान दे दिया है 2 किलोग्राम, ठीक है, 5 न्यूटन का बल यानी कि F दे दिया है 5 न्यूटन। तो ये पूछ रहा है बराबर क्वेश्चन, सूत्र ये होता है बल के सूत्र से F इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है, इससे निकाल लेंगे F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है, यहाँ से a इक्वल टू F/m हो जाएगा, ठीक है। F का मान दे दिया आपका 5 और m का मान दे दिया 2, यानी कि भाग देंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2.5 दूनी 5, यानी विकल्प में आपका 20 सही हो जाएगा, 2.5, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ठीक है, किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखते हैं, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है उसको P से प्रदर्शित किया जाता है और P इक्वल टू होता है m इंटू v, यानी कि होता है कि द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, और वेग कह रहा है, ठीक है, यानी कि वेग v से प्रदर्शित
कर दिया है। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि हो जाएगा आपका m इंटू भी और बटे में भी, m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा m, यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ इस तरीके से दोस्तों 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को ठीक है नमस्कार, प्रणाम साथियों, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद साथियों।